ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और अब खबरों में रुक करेंगे दिल्ली का। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के बाहर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एसयूवी थार सवार शख्स ने एक व्यक्ति को जानबूझकर टक्कर मारकर वहां से फरार हो गया। वहीं पास में लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई और साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कार का ड्राइवर पहले युवक को टक्कर मारता है और फिर गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। इस घटना में घायल युवक की हालांकि मौके पर ही मौत हो गई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें आज सामने आई हैं और सीसीटीवी फुटेज है ये। इस जो तस्वीरें हैं वो वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीर। एक व्यक्ति सड़क क्रॉस करते हुए डिवाइडर पर पहुंच चुका था और उसके बाद में एक लाल कलर की थार वहां से आती है और जानबूझकर इस व्यक्ति को कुचलती हुई निकल जाती है। तो ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, दरअसल दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये तस्वीरें भी इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। दरअसल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह कार का ड्राइवर पहले युवक को टक्कर मारता है और फिर वहां से अपनी लाल रंग की थार गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है। इस घटना में घायल युवक की मौत हो गई है। वहीं फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर छिड़ा सियासी घमासान अब जान के खतरे तक आ चुका है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी साजिश कर रही है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर जमकर हंगामा काटा और उनके सरकारी आवास के गेट को भगवा रंग से ही रंग दिया। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर भगवा रंग, तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। लेकिन गेट को भगवा रंगती इस भीड़ से ही माजरा भी साफ हो जाता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये भीड़ भारतीय जनता युवा मोर्चा की है, जिन्होंने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। आपका तो यहाँ तक आरोप है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल पर हमले की नीयत से ये सारा हंगामा किया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तो बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप लगाया। सिसोदिया का कहना है कि केजरीवाल के आगे पस्त बीजेपी अब साजिश करके उन्हें रास्ते से हटाना चाहती है। उन्होंने केजरीवाल की जान को खतरा भी बताया है। आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे हंगामे के पीछे है फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर उठा विवाद। फिल्म पर केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ये हंगामा किया और सीएम केजरीवाल से माफी की मांग की। केजरीवाल कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ जो उनका बयान था, वो पूरे देश के हिंदू समाज को उन्होंने अपमानित किया है। आज से ही नहीं, हमेशा से ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी नीतियों को बढ़ा रहा है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा था कि लोग कह रहे हैं
कि द कश्मीर फाइल्स को मुफ्त कर दो, इसे YouTube पर डाल दो ना, अपने आप मुफ्त हो जाएगी, सब देख लेंगे। आप हमसे इसे टैक्स फ्री करने को कह रहे हो, विवेक अग्निहोत्री को बोले इसे YouTube पर डाल दे, अपने आप फ्री हो जाएगी। इसी बयान को लेकर हंगामा बरपा है और सीएम केजरीवाल से माफी मांगने की भी मांग हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इस तरीके से ये पूरा मामला आज सामने आया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो पहले तो जबरदस्ती मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और इस आवास का जो मेन गेट है उसको भगवा रंग में रंगते हुए नजर आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री जिसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी खासी होती है, उसके बावजूद ये तमाम लोग वहां कैसे पहुंच गए? आखिर सीएम के खिलाफ किसने इतनी बड़ी साजिश रची है? क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की जान को खतरा है, तो ऐसे में इतनी बड़ी साजिश किसने रची और उनकी जो सिक्योरिटी में तमाम जो पुलिस तैनात थी वो आखिर कहां थी उस वक्त? क्या उसको ध्यान में नहीं आया कि इतने सारे लोग कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डिग्री लेकर सिर्फ नौकरी मांगी नहीं जा सकती है, बल्कि नौकरी दी भी जा सकती है। समाज की सोच को बदलने वाले ऐसे ही क्रांतिकारी विचार को आगे बढ़ा रही है दिल्ली की केजरीवाल सरकार। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम केजरीवाल ने सरकार की योजना के बारे में विस्तार से बताया। इसी नौकरी करना, अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। ये सिर्फ एक विज्ञापन की लाइन नहीं है, ये एक सोच है। सोच युवाओं को नई ऊंचाई तक ले जाने की, प्रदेश और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की। सोच एक पुरानी परंपरागत सोच से अलग। बेटे, बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। आमतौर पर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई को लेकर एक ही सोच समाज और घर परिवार में दिखती है, सर्टिफिकेट लो और नौकरी तलाश करो। लेकिन नौकरी मांगने नहीं, नौकरी देने वाला बनने के लिए नई सोच के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसी जुनूनी मुहिम छेड़ी जिसका असर भी अब दिखने लगा है। बच्चों को मानसिक तौर पे तैयार किया जा रहा है कि आपको स्कूल से निकलने के बाद नौकरी ढूंढने वाला नहीं बनना, आपको स्कूल से निकलने के बाद नौकरी देने वाला बनना है। आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए तैयार होना है। इस दिशा में बच्चों को तैयार किया जा रहा है। कैसे? एक कार्यक्रम शुरू किया गया, उस कार्यक्रम का नाम है बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम। ये हैरान करने वाला बदलाव किसी एक बच्चे के जीवन का नहीं है, किसी एक परिवार का भी नहीं है, बल्कि पूरे समाज, पूरी दिल्ली और देश में आ रहा है। मैं सोच रहा था कि अगर इतना बच्चों का दिमाग फर्टाइल है, कभी उनको इस दिशा में सोचने के लिए कहा ही नहीं गया। उनकी पोटेंशियल को, उनकी एनर्जी को, उनके इनोवेशन को कभी पंख ही नहीं दिए गए। अगर ये बच्चे अपने अपने आइडियाज के ऊपर काम करते हैं, सोचो कितना तरक्की होगी। दिल्ली के आईपी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम केजरीवाल ने अपनी सरकार की सोच को सबके सामने रखा और बताया कि किस तरह दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति ने युवाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। दिल्ली सरकार के 11वीं और 12वीं क्लास के स्कूलों में 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 3 लाख बच्चों को, हर बच्चे को हमने 2-2 हजार रुपए दिए। 60 करोड़ रुपए हमने बच्चों में बांटे। इन बच्चों ने मिलके 52,000 बिजनेस आइडियाज, इसी किस्म के शानदार आइडियाज, इसी किस्म के 52,000 आइडियाज इन बच्चों ने निकाले। और अब हर बच्चा अपने आइडिया के साथ पैशनेटली जुड़ा हुआ है। सीएम केजरीवाल की ये बात 2 पहलुओं पर बेहद अहम है।
एक तो सरकारी स्कूल को लेकर आम लोगों की सोच से उलट, दिल्ली के सरकारी स्कूल और कॉलेज अब पढ़ाई में बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मात दे रहे हैं। दूसरा ये कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट बटोरने की सोच को भी बदल रही है दिल्ली की केजरीवाल सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर नगर निगमों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने तीनों नगर निगम को संगठित कर एक करने पर जोर दिया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने और एमसीडी चुनाव में हो रही देरी को लेकर जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने तीनों नगर निगमों को एक करने के फायदे गिनाए, जिसको लेकर उन्होंने लोकसभा में बिल भी पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली सरकार नगर निगमों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। दिल्ली सरकार के इस व्यवहार के कारण सारे नगर निगम अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए खुद को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं पाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तीनों नगर निगम को संगठित कर फिर से एक दिल्ली नगर निगम हो। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, आज एक बिल मैं लेकर आया हूं, जिसका मकसद 3 नगर निगमों को एक करके फिर से दिल्ली नगर निगम को एक बनाने का है। तीनों निगमों के बीच में नीतियों के बारे में एक रूपता नहीं है। एक ही शहर के 3 हिस्सों में अलग अलग नीतियों से निगम चलते हैं, क्योंकि नीतियों की चलाने की, निर्धारित करने की शक्ति हर एक निगम में निहित है। हर निगम के बोर्ड को अधिकार है कि वो अपने चलाने की नीतियों को तय करे। कार्मिकों की सेवा की शर्तों में और स्थितियों में भी एक रूपता नहीं रही है। ये एनोमली के कारण ढेर सारा असंतोष कार्मिकों के बीच में भी नजर में आया है। 3 निगम में से एक निगम तो हमेशा सरप्लस रहेगा उनकी इनकम की दृष्टि से, और बाकी 2 निगमों की लायबिलिटी ज्यादा होगी मगर इनकम कम होगी। तो निगमों को बांटते वक्त भी संसाधन की प्राप्ति और संसाधन के खर्च के बीच के संतुलन की व्यवस्था उस वक्त देखी नहीं गई है। इसके कारण ढेर सारी ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है कि जो लोग चुनकर आते हैं उनको निगम चलाने में बड़ी तकलीफ होती है। तीनों निगमों के एक होने से सबसे ज्यादा फायदा आर्थिक स्थिति को लेकर होगा। अभी दक्षिणी निगम मजबूत है, वहीं पूर्वी निगम के पास राजस्व का जरिया न के बराबर है। जानकारों की माने तो तीनों निगमों के एक होने से सबसे ज्यादा फायदा निगमों की आर्थिक तंगी खत्म करने में होगा। साल 1958 में नगर निगम का गठन किया गया था। मेट्रोपॉलिटन शहरों में सबसे बड़ा स्थानीय निकाय था। 2012 में 3 हिस्सों में इसका बंटवारा किया गया। पहले मेयर, एमसीडी कमिश्नर और चीफ इंजीनियर भी एक होता था। पूर्वी नगर निगम में सबसे कम वार्ड थे। निगम में उत्तरी और दक्षिण में 104 वार्ड थे, लेकिन पूर्वी दिल्ली में 64 वार्ड बनाए गए थे। तीनों नगर निगमों में अलग अलग मेयर बने और कमिश्नर भी। तीनों निगमों के प्रशासन, विकास कार्य, कार्यभार अलग कर दिया गया था। बंटने के बाद 2 चुनाव हुए। 2012 और 2017 में तीनों निगमों में बीजेपी को बहुमत मिला। एमसीडी के विकेंद्रीकरण के बाद से निगम की सत्ता में बीजेपी का दबदबा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है। दिल्ली के बाद पंजाब फतेह कर आम आदमी पार्टी ने सफलता की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाया। ऐसे में वो इस मौके को भुनाना चाह रही थी, जिस पर बीजेपी ने पानी फेरने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे निर्माण श्रमिकों के कई बच्चों को 12.35 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की। इस मौके पर डिप्टी सीएम
मनीष सिसोदिया ने कहा कि राष्ट्र निर्माण श्रमिकों के बच्चों के सपनों को उड़ान देगी और अपने भविष्य को बेहतर बनाने में उनकी मदद करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चे पढ़ाई में बेहतर करते रहें। दिल्ली सरकार कभी भी पैसों की तंगी को उनके सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं बनने देगी। वहीं तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज उमेश ललित ने किया। उन्होंने बताया कि कैदियों के लिए ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण था, जिससे कि जब वो समाज में पहुंचे तो अपना एक नया स्थान प्राप्त कर सके। आज हमने एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का इनॉग्रेशन किया है, जहाँ पर कई सारी चीज़ें जैसे कंप्यूटर ठीक कराना या कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स ठीक कराना या फिर पेंटिंग कराना, ऐसी कलाएं सिखाना, ऐसा एक सेंटर है। आइडिया ये है कि जो इनमेट्स है, जो बंदी है, वो उनकी प्रतिभा को थोड़ा सा उभार ले, जहाँ पर भी सोई हुई प्रतिभा है उसको जाग ले, ताकि आगे चल के वो एक अच्छे इंसान बन सके और जब भी यहाँ से बाहर निकले कारागृह से तो अपने आप को उभार ले, अपने आप को एक अच्छा नागरिक बना ले। तो इसलिए ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर की बहुत ज़रूरत है किसी भी जेल में। तो मेरा तो ये सुझाव था इनको कि एक ITI का कोर्स या ऐसे भी कोर्स हो जाएं। अंदर एक जगह है जहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स होता है, जिसके बाद एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये ऐसी जो चीज़ें बड़ी सराहने वाली बातें हैं, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। आज तिहाड़ जेल में अपराधियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ DLS से कंवलजीत अरोड़ा जी। सर, किस तरीके से आज इस सारे प्रोग्राम की शुरुआत की गई और क्या आगे की रणनीति रखी है, किस तरीके से अपराधियों को सारी पहुंचाएंगे? देखिए, मैं आपके ज़रिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप इमेजिन कीजिए कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल मिस जस्टिस उदय उमेश ललित जी, आज वो खुद और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट से 17 और जजेस इंक्लूडिंग द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, वो पर्सनली यहाँ प्रेजेंट थे। और उनका यहाँ पे होना इस बात को दर्शाता है कि उनका क्या कंपैशन है, क्या कंसर्न है कैदी भाइयों के प्रति। और ये एक अलग बात है कि कोर्ट में जब उनके केसेस चलते हैं उनको एक डिफरेंट नज़रिए से देखा जाता है, क्योंकि कोर्ट को बैलेंस करना होता है इंटरेस्ट एक्यूज का भी और सोसाइटी का भी। लेकिन जितना टाइम वो जेल के अंदर हैं उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज किया जाए, उनको अच्छा नागरिक बनाया जाए, तो उसके लिए आज एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जेल नंबर 7 में इनॉग्रेट किया जस्टिस ललित ने। और उसके साथ साथ इनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए, जो उनका संवैधानिक हक है। उसके लिए एक लीगल सर्विस क्लिनिक नए रूप से जेल नंबर 7 में उसका इनॉग्रेशन किया। सर, क्या माने ये जो कैदी हैं, जो युवा जाने अनजाने में अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं, उन्हें भी मुख्य धारा में लाने के लिए DLSS काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा मकसद ही यही है कि जितने भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए हम अलग अलग तरीके से काम करें ताकि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। अगर हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, वो तब तक पॉसिबल नहीं है कि अगर हम समाज के एक तबके के लोगों को या कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों को अगर हम पीछे छोड़ दें। ज़रूरत है सबको साथ लेके चलने की, और जाने अनजाने कभी किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से कुछ अगर गलत हो गया है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ये समय का सदुपयोग करके वो एक अच्छे नागरिक बने। सबका साथ सबका विकास पे काम करते हुए आज DLS ने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। हमारे साथ DLS मेंबर सेक्रेटरी कंवलजीत अरोड़ा ने बताया कि सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है कि समाज के सभी अंगों का हम विकास करें, और इसके लिए तिहाड़ जेल के कैदियों के लिए आज वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत कर दी गई है। किरण पाल सिंह, दिल्ली।